चलिए आज हम लोग जो होता पेपर नंबर 4 का प्रश्न पढ़ते हैं। पेपर नंबर 4 जो होता है आपका बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है। यहाँ से लड़के जो होते हैं बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के जो होता है कन्फ्यूजन रहते हैं पेपर नंबर 4 को, इसलिए पहले हम पेपर 4 को आज करेंगे, फिर पेपर 1, 2 दोनों जो था प्रश्नों पर भी हल करेंगे। चलिए पेपर 4 में पहला प्रश्न पढ़ते हैं। अनुपालन किसे कहते हैं? अनुपालन के विभिन्न तकनीकों का वर्णन करिए। हमने पेपर 5 पेपर 6 जो था लगभग समाप्त कर दिया, जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पेपर 4 भी जो होता है ये आपका इसी दिसंबर में समाप्त करेंगे, ठीक है। इस पर जो होता है लगातार जो होता है वीडियो पढ़ते रहेंगे, 3-4 वीडियो जो होता है डाले जाएंगे। पेपर को रेगुलरिटी जो होता है पढ़ते रहिए। अनुपालन किसे कहते हैं? अनुपालन के विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न जो होता है पूछा गया था, यूपीएससी में पूछा गया था, एमपीपीसीएस में पूछा गया था। अनुपालन जिसे जो होता है कंप्लीएंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अनुपालन अर्थात इसकी भूमिका कैसे लिखना है पहले ये जानिए। सामाजिक, प्रशासनिक, संगठनात्मक संदर्भ में अनुपालन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति या समूह के किसी नियम, आदेश, कानून, नीति, सामाजिक मानक का पालन करता है, ठीक है। यह पालन प्रायः बाह्य दबाव, अधिकार या दंड के भय से या पुरस्कार की अपेक्षा किया जाता है, ठीक है। देखिए कहता क्या है, अनुपालन जो होता है प्रायः बाह्य दबाव के कारण कार्य करता है, या अधिकार के लिए करता है, या दंड के भय से कार्य करता हो, या पुरस्कार की अपेक्षा से किया जाता है। प्रशासनिक दक्षता और विधि शासन की स्थापना में अनुपालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। प्रशासनिक दक्षता और विधि की जो शासन की स्थापना की गई है, इसमें अनुपालन जो होता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पहले जानिए अनुपालन किसे कहते हैं, ये परिभाषाएं आप समझ जाइए, ठीक है। परिभाषाएं आप जानिए अनुपालन किसे कहते हैं, तो ये समझ गए होंगे अनुपालन किसे कहा जाता है। एक बार आप कॉपी पर लिखेंगे फिर आगे अनुपालन की परिभाषा देखेंगे क्या कहलाती है। अनुपालन वह स्थिति है जब व्यक्ति अपने आचरण या व्यवहार में परिवर्तन किसी प्राधिकृत आदेश, नियम या निर्देश के अनुरूप स्वयं को ढाल लेता है, भले ही वह आंतरिक रूप से जो होता है उससे सहमत ना, ठीक है। कहता अनुपालन किसे कहा जाता है? जब व्यक्ति अपने आचरण या व्यवहार में परिवर्तन जो होता है किसी प्राधिकृत आदेश के द्वारा, ठीक है, या नियम के द्वारा या निर्देश के अनुरूप स्वयं को जो होता है अगर वो ढाल लेता है, भले वो उसकी आंतरिक जो होता है रूप से जो होता है उससे सहमत ना हो, भले जो होता है जैसे दबाव डाला, एसडीएम ने डीएम को दबाव डाला, डीएम ने एसडीएम को दबाव डाला, एसडीएम ने लेखपाल को दबाव डाला, लेखपाल वो कार्य करने के लिए जो था भले न कार्य करता हो लेकिन जो था उसे मजबूरी करना, आंतरिक उसकी गवाही नहीं देता, तो उसे कहा जाता है अनुपालन कहलाता, ठीक है। अनुपालन सुस्पष्ट है कि आप लिख सकते हैं। अनुपालन के प्रमुख तकनीकें जैसे प्राधिकरण, अथॉरिटी आधारित तकनीक, जैसे वैधानिक शक्ति, पद, अधिकार के कारण आदेश का पालन, जैसे सरकारी आदेशों का पालन, ठीक है। प्राधिकरण अर्थात अथॉरिटी, आधिकारिक तकनीकी। दूसरा दंड और पुरस्कार तकनीकी, दंड के भय या लाभ या प्रोत्साहन की आशा से अनुपालन करना, जैसे जुर्माना, पदोन्नति, सब्सिडी आदि। कानूनी बाध्यता, अनुपालन की तकनीकी में कानूनी बाध्यता के कारण कानून के उल्लंघन पर दंड सुनिश्चित होने से पालन करना, अर्थात कर भुगतान या यातायात के नियम, कानूनी बाध्यता भी अनुपालन कराती है। अनुपालन सुस्पष्ट की परिभाषा आप समझ गए तो अनुपालन की उदाहरण बहुत लाखों दे सकते हैं आप। आपके जीवन काल में घटने वाली घटनाएं अनुपालन की कहलाती है, ठीक है। दूसरा सामाजिक दबाव और मान्यता की बात करें। सामाजिक दबाव एवं मान्यता, समाज की स्वीकृति और अस्वीकृति के डर से अनुपालन, जैसे सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करना, ठीक है। सूचना और जागरूकता तकनीकी, सही जानकारी और तर्क के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन होता है। सही जानकारी और तर्क के माध्यम से व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, ये भी सही है। जैसे स्वास्थ्य अभियानों में नियमों का पालन करना, जैसे कोरोना वायरस में क्या हुआ। अब जैसे सूचना तकनीकी जागरूकता, जैसे कोरोना काल हुआ, कोरोना में सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दिया कि भाई आप अंदर रहेंगे या आप जो होता है दूध में हल्दी डाल के पीजिए, या जो होता है बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों बताएं, नहीं तो थरिया बजा देंगे, थाली बर्तन बजा दीजिए, कोरोना भाग जाएंगे वगैरह वगैरह सारे चले ना, तो उसका बहुत सारे लोग अनुपालन करते, ठीक है। अगला है अनुकरण
ठीक है। तकनीकी अनुकरण तकनीकी। चलिए, इमिटेशन प्रतिष्ठित व्यक्तियों या बहुसंख्यक व्यवहार का अनुसरण करना, जैसे राजनेता जन नेताओं के द्वारा नियम पालन का प्रभाव और नैतिक अपील होता है। ठीक है, तो ये अनुकरण तकनीकी तो आपको करना ही होता है। जैसे बड़े लोग जीते हैं, एक IAS जीता है, या जिसे किसी का अच्छे व्यवहार उसका पालन करना, ठीक है, ये अनुकरण तकनीकी कहलाता है। तो सारे समझ गए होंगे अनुपालन किसे कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाता है तो बड़े आसानी से इसे एक बार कॉपी पर लिख लेंगे ना, तो अपने आप जो था बहुत हजारों निष्कर्ष आप दे सकते हैं। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। अनुपालन की विभिन्न तकनीकी प्रशासनिक नियंत्रण, सामाजिक स्थिरता, नीति क्रियान्वयन को प्रभावी बनाती हैं। दीर्घकालिक और सतत अनुपालन के लिए दंडात्मक उपायों के साथ साथ जागरूकता, नैतिकता और सहभागिता पर जोता बल देना आवश्यक होता है। ठीक है, ये जो होता है अनुपालन तकनीकी कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे, प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल प्रश्न है जो होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर दूसरा, थोड़ा सा विचार करिए। क्या अभिवृत्ति व्यवहार को प्रभावित करती है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अभिवृत्ति आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पहले अभिवृत्ति की परिभाषाएं को स्पष्ट करेंगे, फिर उसके साथ कह रहा व्यवहार को प्रभावित करती है। अभिवृत्ति और व्यवहार कैसे प्रभावित होता है इसके बारे में बताएंगे। अगर आपने अभिवृत्ति पढ़े होंगे तो व्यवहार आप जानते हैं, ये तो है नहीं कि व्यवहार नहीं जानते। अगर आपने अभिवृत्ति पढ़े होंगे तो व्यवहार के से इसका जोड़ना है तो बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। अभिवृत्ति इंग्लिश में एटीट्यूड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? एटीट्यूड। और अगर आप अभिवृत्ति नहीं जानते हैं तो एटीट्यूड तो जानते ही, ठीक है, कि बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हैं। और व्यवहार कैसा है और एटीट्यूड एक दूसरे से संबंध बनाते हैं कि नहीं। अब इस पर जो होता प्रश्न आप बना लेंगे, एक बार आप पढ़ लीजिए, देखिए आंसर आपको ऑटोमेटिक निकल जाएगा आपको। अभिवृत्ति क्या है? व्यक्ति की किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या विचार के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति होती है। एटीट्यूड तो यही होता है ना। यह अभिवृत्ति व्यक्ति की सोच, भावना, आचरण की दिशा निर्धारित करती है, इसलिए व्यवहार को एक घनिष्ठ संबंध माना जाता है। इसलिए क्या, व्यवहार को एक घनिष्ठ संबंध माना जाता है। अभिवृत्ति और व्यवहार में संबंध क्या है इसके बारे में उन्होंने पूछा है, उदाहरण सहित बताना। अभिवृत्ति और व्यवहार को प्रभावित करती है, उदाहरण देकर स्पष्ट करेंगे। तो चलिए, अभिवृत्ति और व्यवहार का संबंध। हाँ, अभिवृत्ति व्यवहार को स्पष्ट रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि अभिवृत्ति जो होती है, एटीट्यूड जो होता है, व्यवहार को स्पष्ट रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि व्यक्ति प्रायः उसी प्रकार का व्यवहार करता है जैसा वो सोचता और महसूस करता है। ठीक है, गलत व्यवहार करना, नकारात्मक करना, सकारात्मक करना, ये उसकी सोच पर डिपेंड करता है। यद्यपि हर स्थिति में व्यवहार पूरी तरह अभिवृत्ति के अनुरूप हो यह आवश्यक नहीं है, फिर भी अधिकांश मामलों में अभिवृत्ति व्यवहार की दिशा तय करती है जो था। ठीक है, फिर भी जो था अधिकांश मामलों में अभिवृत्ति जो था व्यवहार की दिशा तय करती है। तो समझ रहे हैं, अभिवृत्ति व्यवहार एटीट्यूड जो आपका है, आपका बिहेवियर, दोनों देखेंगे कैसा है, दोनों को जोड़कर बताएंगे। उदाहरण सहित स्पष्ट करेंगे हम लोग। स्वच्छता के प्रति अभिवृत्ति। यदि किसी व्यक्ति की स्वच्छता के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है तो वह सार्वजनिक स्थलों पर जो था स्थानों पर कचरा नहीं फैलाएगा। ये देखेंगे, एग्जाम्पल देंगे आप, एग्जाम्पल से एग्जामिनर स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, नकारात्मक आवृत्ति होने पर वही व्यक्ति जो था नियमों को उपेक्षा करेगा। महिलाओं के प्रति आवृत्ति कैसा होता है, ये देखिए, स्वच्छता के प्रति आवृत्ति, महिलाओं के प्रति 2-4 एग्जाम्पल दिया गया है। लैंगिक समानता के प्रति सकारात्मक आवृत्ति रखने वाला व्यक्ति महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करेगा। ठीक है, रूढ़वादी अभिवृत्ति भेदभावपूर्ण व्यवहार को जन्म दे सकती है। रूढ़वादी जिस व्यक्ति की रूढ़वादी अभिवृत्ति होती है वो भेदभावपूर्ण को जो होता है क्या करता है, बढ़ावा दे सकता है, अर्थात जन्म दे सकता है। ठीक है, तो महिलाओं के प्रति अभिवृत्ति का एग्जाम्पल दे दीजिए। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो होता है दे दीजिए, 2-4 एग्जाम्पल देख लीजिए। पर्यावरण के प्रति जागरूक व्यक्ति प्लास्टिक को कम उपयोग करेगा और संसाधनों को बचत करेगा। ठीक है, लोक सेवक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? ईमानदारी के प्रति सकारात्मक आवृत्ति वाला अधिकारी भ्रष्टाचार से दूर रहेगा। स्वार्थपूर्ण आवृत्ति वाला अधिकारी जो होता है अनैतिक आचरण कर सकता है। ठीक है, स्वार्थ, जिसका स्वार्थ पूर्ण करना होगा, सिर्फ वो स्वार्थ चाहता है, ठीक है, वो जो होता है आपके साथ अनैतिक आचरण ही कर सकता है, क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य के लिए जीता है।
स्वार्थ मतलब स्वार्थ, स्वार्थ जिसे कहा जाता है कि अपने लिए सिर्फ जीना है, वही क्या कहलाता है, स्वार्थ कहलाता है। तो भाई पेपर नंबर 4 नैतिक सिद्धांतों के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। और हमने एकदम सरल भाषा में एग्जाम्पल आपको दिया है, शायद किताब से अलग है लेकिन सबसे सरल भाषा में आपको लिखेंगे। और इसलिए जो होता है सरल भाषा में कि आपको जल्दी समझ में आ जाए, समय नहीं आपके पास है इसलिए जल्दी समझने की कोशिश कराने की करेंगे हम। आगे देखेंगे, शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति। शिक्षा के महत्व देने वाला छात्र नियमित अध्ययन करेगा और अनुशासन का पालन करेगा, ठीक है। ये 5-6 हमने एग्जाम्पल आपको दिया। इसी से 250 शब्द में हमें लिखना रहता है तो हम 250 शब्द से ऊपर लिखते हैं। सीमाएं देखेंगे, जहाँ व्यवहार अलग हो सकता है, सामाजिक दबाव से, परिस्थिति जन्य बाधाएं आ जाए, भय, लालच या प्राधिकरण का दबाव हो, तब यहाँ पे जो होता है व्यवहार अलग हो सकते हैं। समझ रहे ना। सीमाएं क्या होती है, जब व्यवहार सामाजिक ज़्यादा दबाव पड़ने लगे तब आपका व्यवहार अलग हो जाएगा, या परिस्थिति बाधाएं हों, ठीक है, या भय या लालच प्राधिकरण का दबाव हो, तब जो होता है आपका व्यवहार अलग हो जाएगा। अब हमें निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में आवृत्ति व्यवहार को गहराई से प्रभावित करती है। जो आवृत्ति होती है व्यवहार को गहराई से प्रभावित करती है, किंतु व्यवहार केवल आवृत्ति का ही परिणाम नहीं होता है। परिस्थितियाँ, सामाजिक संरचना, बाह्य दबाव भी व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसलिए आवृत्ति को बेहतर, महत्वपूर्ण परंतु एकमात्र निर्धारक नहीं माना जा सकता है, ठीक है। परंतु जो होता है यहाँ पर आवृत्ति को व्यवहार का महत्वपूर्ण परंतु एकमात्र निर्धारक नहीं माना जा सकता है। यहाँ पर निष्कर्ष लिख लेंगे। अब आप आवृत्ति और व्यवहार में अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या आप आंसर नहीं दे सकते? एक बार पढ़ लीजिए, हमें लगता है कि आपको 70% जो होता है याद हो चुका होगा। एक बार कॉपी पे लिख कर पढ़ लीजिए तो आपको याद हो गया। प्रश्न पूछ देना एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आसानी से आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, आवृत्ति परिवर्तन में विज्ञापन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, स्पष्ट कीजिए। आवृत्ति, आवृत्ति समझ रहे हो ना, दोहराव जिसे कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में बोला जाता है। आवृत्ति जो होता है, जो परिवर्तन होते हैं, विज्ञापन में महत्वपूर्ण जो होता है भूमिका निभाते हैं। आवृत्ति या आवृत्ति देख रहे हैं ना, परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूमिका क्या है अभिवृत्ति की, देखेंगे। अभिवृत्ति किसी व्यक्ति की किसी वस्तु, विचार, व्यक्ति या नीति के प्रति जो होता मानसिक प्रवृत्ति होती है, ये तो आपको पता है। अभी ऊपर हमने इसको बताया है। आधुनिक समाज में विज्ञापन केवल उत्पादों की बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लोगों को सोच, भावना और व्यवहार को प्रभावित कर आवृत्ति परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बन गए हैं। सही है, ये तो सही है। विज्ञापन होता है, जैसे अभी बहुत सारे विज्ञापन का आप देखेंगे, कहेंगे ट्राया है बाल उग जाएगा, कोई कहता है मिक्सोडोल लगाइए कोई बाल उग जाएगा, नहीं देखेंगे कोई कोई आप देखेंगे बार बार वही प्रचार आपके दिमाग में अगर आता है, और कई लोग जब प्रचार करते हैं, दोहराव करते हैं, तो आपके दिमाग पर दबाव बढ़ता है। इसमें जो होता है अब परिवर्तन कुछ देखने को मिलता है। ये तो इतना आप लिख ही सकते हैं और आप बता भी सकते हैं इतनी चीज़ों को, ठीक है। अब देखेंगे आवृत्ति परिवर्तन में विज्ञापन की जो प्रमुख भूमिकाएं में क्या है। पहला, सूचना प्रदान करना। विज्ञापन नई जानकारी देकर अज्ञानता को दूर करता है। जैसे सरकारी विज्ञापन स्वच्छ भारत, डिजिटल भुगतान आदि के प्रति जो सकारात्मक आवृत्ति बनाते हैं। अगर सरकारी विज्ञापन हो गए, स्वच्छ भारत या डिजिटल भुगतान, यूपीआई, ये जो होता है अगर भारत सरकार करती है तो ये सकारात्मक आवृत्ति बनाते हैं, ठीक है। इस पर जो होता है प्रभाव पड़ेगा, हर व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा देखेंगे भावनात्मक अपील। विज्ञापन भावनाओं जैसे भय, प्रेम, गर्व, ठीक है, करुणा को स्पर्श करके जो है आवृत्ति को बदलते हैं। जैसे सड़क सुरक्षा विज्ञापन दुर्घटनाओं को भय को दिखाकर हेलमेट का उपयोग बढ़ावा देते हैं। सही है। देखेंगे बहुत सारे जो होता है पहले प्रचार होता था, जिसे स्वच्छ भारत का भी प्रचार होता था, उज्ज्वला योजना का भी प्रचार होता था टीवी पर। उसी लिए जो था पहले सड़क दुर्घटनाएं होती थी ज़्यादा, तो हेलमेट का प्रचार कैसे करते थे,
ठीक है। तो ये जो होता है इसको भय को दिखाकर जो होता है हेलमेट का प्रयोग को बढ़ावा देते हैं। तो भावनात्मक अपील भी की जा सकती है, कुछ भय भी दिखाया जाता है, कुछ प्रेम से भी, कुछ गर्व, कुछ करुणा इसमें दिखाते हैं, ये भी जो होता है। तो अब प्रश्न को जो था भावनात्मक अपील में ये सारे लिख लेंगे। सकारात्मक छवि निर्माण, उत्पाद और विचार को आकर्षक रूप प्रस्तुत कर अनुकूल आवृत्ति विकसित करते हैं। जैसे उत्पाद और विचारों को आकर्षक रूप देकर कर जो होता अनुकूल आवृत्ति जो होता विकसित करते हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ठीक है। हर जगह जो होता है एक पेंसिल पे दो लड़कियां बना दी जाती है, किनारे किनारे, बीच में पेंसिल पे लिख दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ठीक है। स्कूल चलो अभियान, ये सारी चीजें होती है ना, तो ये भी सकारात्मक छवि निर्माण होता है कि सरकार बढ़ावा देती है। ठीक है, प्रभाव छोड़ती है। और सामाजिक मान्यता का निर्माण, विज्ञापन किसी व्यवहार को सामाजिक रूप से स्वीकार बनाते हैं। जो विज्ञापन होते हैं किसी व्यवहार को जो होता है सामाजिक रूप से क्या करते हैं, स्वीकार बनाते हैं। जैसे शौचालय उपयोग को सामाजिक सम्मान से जोड़ना। जैसे क्या होता है शौचालय उपयोग को जो होता है सामाजिक सम्मान से जोड़ना, ये भी जो होता है सामाजिक मान्यता को निर्माण करती है। आगे देखेंगे पुनरावृत्ति का प्रभाव। ठीक है। रिसेप्शन, रिसेप्शन देखेंगे पुनरावृत्ति का प्रभाव। बार बार संदेश देने से व्यक्ति की सोच में अस्थायित्व आता है। याद रखिएगा पुनरावृत्ति का, अगर बार बार संदेश देंगे, जैसे हमने अभी बताया कि ट्राया का बार बार आप प्रचार कर रहे हैं तो आदमी की जो थी सोच बदल जाएगा। चलो हो एक बार ट्राया का बहुत प्रचार आ रहा है। जैसे अभी एक आया आदिवासी तेल का जो होता है हेयर के लिए बड़ी प्रॉब्लम सबको चल रही है, उसमें देखिए आदिवासी का प्रचार होता तो सभी लोगों ने आदिवासी आदिवासी तेल करके उसका प्रयोग करने लगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है बार बार अगर किसी चीज़ को जो होता है मान्यता का निर्माण का मतलब हो जाएगा पुनरावृत्ति का प्रभाव बार बार देखा जाता है तो इससे सोच जो होता अस्थायित हो जाता है। ठीक है, अस्थायित आता है। चुनावी और जन संहिता विज्ञापन एग्जाम्पल में लिखेंगे। ठीक है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों का उपयोग, जैसे सेलिब्रेट इंडोर्समेंट में विश्वास और अनुकरण बढ़ाता है। जैसे खिलाड़ियों द्वारा स्वास्थ्य और फिटनेस का संदेश दिया जाता है। ठीक है। सौरव गांगुली रिवाइटल लेकर के आते हैं कि रिवाइटल खाइए आपकी भरपूर 24 घंटा एनर्जी रहेगी। हैं। धोनी जी जो होता है सोना चांदी च्यवनप्राश लेकर के आ जाते हैं, चलिए सोना चांदी खाओ तंदुरुस्त बनाओ। देखें कि खिलाड़ियों का स्वास्थ्य और फिटनेस का संदेश भी दिया जाता है। व्यवहार को आवृत्ति से जोड़ना, व्यवहार को आवृत्ति से जोड़ना, विज्ञापन आवृत्ति को व्यवहार में बदलने हेतु प्रेरित करते हैं। ठीक है। जैसे टीकाकरण अभियान। ठीक है। तो बहुत सारे आप समझ गए होंगे आवृत्ति विज्ञापन पे क्या प्रभाव पड़ता है, विज्ञापन का आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। क्या सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव इसमें आप बता सकते हैं। इस प्रश्न को भी मुझे लगता है पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। निष्कर्ष में लिखेंगे एक लाइन। निष्कर्ष में विज्ञापन आधुनिक समाज में आवृत्ति परिवर्तन का प्रभावी साधन है। वे सूचना, भावना और सामाजिक मान्यता के माध्यम से लोगों को सोच और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। हालांकि उनकी प्रभावशीलता व्यक्ति की पूर्व आवृत्ति, शिक्षा और सामाजिक संदर्भ पर निर्भर करती है। ठीक है। ये देखेंगे तो यहाँ पर जो होता है ये मत लिखिएगा यूपीएससी दृष्टिकोण से विज्ञापन को सॉफ्ट पावर महत्वपूर्ण उपकरण माना जा सकता है। ठीक है। यूपीएससी के दृष्टिकोण से ये हमने अपने मन से लाइट को जो होता है अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती अलग कुछ करना पड़ता है अच्छे नंबर के लिए, तो आपको कुछ पॉइंट जो होता है अलग से रखना पड़ता है। ठीक है। तो प्रश्न को जो होता है पूरी तरह से समझ गए होंगे। इसमें अब आपको अगर प्रश्न पूछ भी दिया जाता है कि आवृत्ति मतलब अभिवृत्ति परिवर्तन में विज्ञापन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, स्पष्ट कीजिए, तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ये आपके व्यवहार, ये चौथा पेपर आपके व्यवहार पर डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं, आपकी सोच पर डिपेंड करता है। ये चौथा पेपर इसलिए बनाया गया है, ठीक है, कि आप कितना तक सोच सकते हैं, दूरदर्शी कितनी नीत है, वही चीज़ चौथा पेपर में है कुछ नहीं। आपको शब्द लगेगा कठिन, लेकिन जो होता कठिन शब्द नहीं होते। जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। एक अच्छे नेता का गुण बताइए। जो प्रभावित करने वाले नेता के गुणों को बताते हुए उत्तर दीजिए। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा गुना लिखा गया है।
ठीक है, अच्छे नेता के गुणों को बताते हुए उत्तर दीजिए। गुना लिखा गया, थोड़ा से यहाँ लिखेंगे गुणों को बताते हुए, ठीक है, आप संशोधन कर लीजिएगा। एक अच्छे नेता के गुण एक प्रेरक नेता के संदर्भ में बताया। अच्छे नेता मतलब प्रेरक नेता, ठीक है। भूमिका में आप लिखेंगे, नेतृत्व केवल पद या अधिकार का नाम नहीं है, बल्कि लोगों को प्रेरित करने, दिशा देने, सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति करने की क्षमता है। एक अच्छे नेता अपने आचरण, मूल्यों, दृष्टि से समाज पर गहरा प्रभाव डालता है। मेरे लिए महात्मा गांधी एक ऐसे प्रेरक नेता हैं जिनके गुण एक आदर्श नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हमने देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी को जो होता है नेता के रूप में चुना। अब हमारी बात आप मत मानिए कि महात्मा गांधी के आप हम बता दिए तो महात्मा गांधी के लिख लीजिए। आप हमने यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में लिखा है, उनके अच्छे गुणों के बारे में प्रेरक नेता के रूप में हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा। आप चाहे तो अच्छे नेता के रूप में अंबेडकर जी को दे लीजिएगा, ठीक है, चाहे तो एपीजे अब्दुल कलाम को दे दीजिएगा, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल दीजिएगा, भीमराव अंबेडकर का दे दीजिएगा, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का दे दीजिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद के दे दीजिएगा, मतलब जिसको आप इच्छा करें, ठीक है, आप उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। और हमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल महात्मा गांधी का लगा, इसलिए हमने महात्मा गांधी को दिया। यहाँ पर आपको बता रहे हैं, आपको जिसका भी अच्छा लगे बस आप प्रारूप देख लीजिए यहाँ पर कि हम कैसे बता रहे हैं, उस प्रारूप के हिसाब से किसी भी नेता का वर्णन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारी महात्मा गांधी की बातें हमारी बातों से कैसे प्रभावित हैं, उनकी बातों से कैसे प्रभावित है महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी को हम यहाँ पर कैसे बता रहे हैं आपको। देखिए, एक अच्छे नेता के प्रमुख गुण महात्मा गांधी के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ। विजन, दूरदर्शिता, नेता में भविष्य को समझने, स्पष्ट लक्ष्य तय करने की क्षमता होनी चाहिए। गांधी जी ने स्वतंत्र, नैतिक और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की थी, ठीक है। दूरदर्शिता में नैतिकता एवं ईमानदारी सबसे बड़ी प्रमुख गुण है नेता की। अच्छा नेता अपने कथन और कर्म में एक रूपता रखता है, ठीक है, अब कोई ऐसा नेता नहीं करता है। गांधी जी का सत्य और अहिंसा अडिग रहना नेतृत्व की नैतिक शक्ति को दर्शाता है, ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट है जनसंपर्क एवं संवेदनशीलता। नेता को जनता की भावनाओं और समस्याओं को समझ होनी चाहिए, ठीक है, ये तो जानते हैं। जनसंपर्क और संवेदनशीलता में क्या ना, नेता को जो था जनता की भावनाएं क्या हैं, ठीक है, उनकी समस्या क्या है, इतनी तो समझ होनी चाहिए। गांधी जी जनसाधारण के साथ रहते हैं और उनकी पीड़ा को अपना मानते थे, उनकी पीड़ा को क्या करते थे, अपना मानते थे। आगे देखेंगे प्रेरक व्यक्तित्व। प्रेरक व्यक्तित्व मतलब अच्छा नेता उदाहरण प्रस्तुत कर नेतृत्व करता है। अच्छा नेता जो होता है उदाहरण प्रस्तुत कर जो होता है नेतृत्व करता है। यहाँ पर देखेंगे आप, ठीक है, स्वयं सादा जीवन अपनाकर उन्होंने करोड़ों लोगों को जो था प्रेरित किया था, ठीक है, जो था सादा जीवन जो होता अपनाकर उन्होंने क्या किया था, करोड़ों लोगों को। यहाँ पर जो था प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में भी चर्चा आप कर ले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे देखेंगे निर्णय क्षमता और दृढ़ता की बात करेंगे हम लोग। अगला देखेंगे निर्णय क्षमता और दृढ़ता। कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित और साहसिक निर्णय लेना नेता का एक अच्छा गुण होगा कि कितना भी कठिन परिस्थितियां हो एक संतुलित व्यवहार करें। यह नहीं कि किसी के दबाव में करें, ठीक है, किसी को जो होता है दंड के प्रावधान करते हैं, किसी को जो होता है दंड किया उसे छोड़ दे, दबाव में चलते नहीं। कठिन परिस्थितियां कितनी भी हो वहाँ पर संतुलित और साहसिक निर्णय लिया जाना चाहिए। असहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन इसका एग्जाम्पल मिलता है महात्मा गांधी का, ठीक है। तो महात्मा गांधी का हमने आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो महात्मा गांधी के बारे में आप जान लीजिए। समावेशी दृष्टिकोण, सभी वर्गों, धर्मों, समुदायों को साथ लेकर चलना। गांधी जी ने सामाजिक एकता और छुआछूत उन्मूलन पर भी जो होता है बल दिए थे। और गांधी जी ने एक शब्द भी दिया था, हरिजन शब्द जो होता किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था, ठीक है। आगे देखेंगे त्याग और भावना, त्याग और सेवा सदन लिख सकते हैं। त्याग सेवा की भावना होनी चाहिए, ठीक है। निजी हित से ऊपर राष्ट्र और समाज का हित रखना। गांधी जी संपूर्ण जीवन सेवा और त्याग का प्रतीक रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गांधी जी के बारे में बता दी, एक नेता का गुण बताते हुए हमने सारे एग्जाम्पल गांधी जी पर दिया है। आप चाहे तो किसी भी जो होता है गुण एग्जाम्पल मत दीजिए,
आप जो होता केवल गुण बताते रहिए नेता का। आप एग्जाम दूसरे तरीके से भी आंसर दे सकते हैं ना, जो होता है अच्छे नेता का गुण बताया तो अच्छे नेता का गुण अपने आप दे सकते हैं। एक बार आप पढ़ना लिखना पढ़ना पढ़ लीजिए, एक बार लिख लीजिए, आप जो होता अपने आप खुद ये जितनी चीज़ें आप पेपर नंबर 4 का है, अगर मैं बता रहा हूँ कि 100 प्रश्न अगर आप कर ले जाएंगे, तो मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ कि ये प्रश्न आपका जो होता है 100 प्रश्न कर लेंगे तो कोई प्रश्न ना छोड़ के आएंगे, ना आपके जो होता कभी प्रश्न गलत होंगे, आप पूरे शब्दों में लिख कर आएंगे और अच्छे से अच्छे जो होता लिख के आएंगे। बस आपके पास थोड़ी सी यहाँ पर माइंड कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस इतना जानते हैं, ठीक है। निष्कर्ष देखेंगे, एक अच्छे नेता का गुण केवल सिद्धांतों में नहीं बल्कि व्यवहार भी परिलक्षित होते हैं। महात्मा गांधी का नेतृत्व ये सिखाता है कि नैतिकता, संवेदनशीलता, प्रेरणा के बल पर ही जो होता बड़े से बड़े परिवर्तन संभव है। आज के प्रशासनिक और राजनीतिक नेतृत्व के लिए उनके गुण अत्यंत प्रासंगिक हैं, ठीक है। ये निष्कर्ष जो होता है यहाँ पर लिखेंगे। कोई प्रश्न में कठिनाई हो या इस प्रश्न को आंसर अगर समझ न आ रहे हो, एक अच्छे नेता के गुण बताते हुए आपको प्रभावित करने वाले नेता के गुणों को बताते हुए उत्तर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये प्रश्न अगर ना समझ में आया हो तो इस प्रश्न पर जो होता है डिस्कशन कर सकते हैं। गुना लिखा गया है, गुण लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा से इंग्लिश में टाइपिंग, हिंदी में ट्रांसलेट करना सबसे बड़ी बात हो जाती है। इस प्रश्न को भी ध्यान से देखेंगे। कहता है राजनीतिक मनोवृत्ति क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। मनोवृत्ति समझ रहे हैं, राजनीतिक मनोवृत्ति क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिएगा। इस प्रश्न को देखिएगा, मनोवृत्ति समझते हैं, ठीक है। अगर मनोवृत्ति का अर्थ आप समझते हैं तो राजनीतिक मनोवृत्ति क्या है, इसको आप जो था प्रभावित, अगर किसी चीज़ का अगर अर्थ शब्द समझ में आता है तो उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू निकाले जा सकते हैं। अगर कोई भी शब्द अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसका नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू निकाले जा सकते हैं। अगर उसका अर्थ ना समझ में आ रहा तो ना आप नकारात्मक सकारात्मक पहलू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले आप समझने की कोशिश करिएगा, राजनीतिक मनोवृत्ति, पहले अर्थ समझिए, प्रभावित करने वाले कारक, हेडिंग डाल लीजिएगा। भूमिका में इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे क्या, देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी, मतदान व्यवहार और सरकार के प्रति दृष्टिकोण का आधार उनकी राजनीतिक मनोवृत्ति होती है। आप समझे क्या कह रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी, मतदान का व्यवहार, सरकार के प्रति दृष्टिकोण का आधार उनकी राजनीतिक मनोवृत्ति होती है। ये बताती है कि व्यक्ति राजनीति को कैसे समझता है, उससे क्या अपेक्षा रखता है और उसमें कितनी रुचि लेता है, ठीक है, कितनी रुचि लेता है, ये चीज़ उसको बताती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि राजनीतिक मनोवृत्ति क्या होती है। राजनीतिक मनोवृत्ति का अर्थ यहाँ क्या है, पॉलिटिकल से, ठीक है, ओरिएंटेशन, एटीट्यूड, ये क्या है। राजनीतिक मनोवृत्ति मतलब तात्पर्य क्या होता है कि व्यक्ति की राजनीतिक शासन व्यवस्था, राजनीतिक संस्थाओं, नेताओं, नीतियों और राजनीतिक मूल्यों के प्रति उसकी अस्थायी मानसिक प्रवृत्ति से है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, ये मनोवृत्ति व्यक्ति की राजनीतिक सोच, भावनाओं, व्यवहार जैसे मतदान, आंदोलन, समर्थन, विरोध को जो होता है दिशा देती है। मनोवृत्ति व्यक्ति की राजनीतिक सोच। राजनीतिक मनोवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं, मैं एक एक लाइन को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट में बांट करके पहले मैं एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो राजनीतिक मनोवृत्ति है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं। पहला है परिवार और सामाजिक परिवेश। एग्जाम्पल इस पर हम देंगे, किस पर एग्जाम्पल देंगे, परिवार और सामाजिक परिवेश। इसमें क्या है, देखिए, परिवार पहला राजनीतिक सामाजिकरण एजेंट होता है। आपका परिवार पहला जो होता है राजनीतिकरण और सामाजिकरण एजेंट होता है। माता पिता की विचारधारा बच्चों की मनोवृत्ति को प्रभावित करती है। जैसे परिवार परिवेश में क्या होता है, जैसे माता पिता की जो विचारधाराएं होंगी वही बच्चों की जो होता है मनोवृत्ति पर उसके प्रभाव। अगर अच्छे बच्चों के साथ अच्छे व्यवहार हैं, ठीक है, माता पिता के एक अच्छे व्यवहार हैं
अच्छे विचारों को देख कर के बच्चा बढ़ रहा है तो उसकी जो होता है मनोवृत्ति को जो होता है वो प्रभावित करती है। तो पहला जो होता है मनोवृत्ति को प्रभावित करने वाले एग्जाम्पल देंगे परिवार और सामाजिक परिवेश। दूसरी चीज होती है, उसके बाद माता पिता पिता के बाद एजुकेशन पे आ जाते हैं, शिक्षा पे आ जाएंगे। शिक्षा राजनीतिक जागरूकता, आलोचनात्मक सोच और लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करती है। ये तो देखेंगे जितने नेता जो होते पढ़े लिखे रहेंगे वही जो होता सोच सकते हैं। अगर नेता पढ़े लिखे नहीं है तो वो जो होता है सोचें क्या, किसी नेता की आलोचनात्मक रोज सोच को भी जो होता नहीं दूर कर सकते। लोकतांत्रिक मूल्यों को वो विकसित कर ही नहीं सकती, दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो शिक्षा की राजनीतिक जागरूकता, आलोचनात्मक सोच लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करती है। जैसे उच्च शिक्षा से राजनीतिक सहभागिता बढ़ती है। उच्च शिक्षा से राजनीतिक सहभागिता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, आगे देखेंगे सामाजिक आर्थिक स्थिति। अगला है सामाजिक आर्थिक स्थिति। सामाजिक और आर्थिक स्थिति सबसे जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट में, जैसे आय वर्ग पेशा आर्थिक सुरक्षा राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। आय भी, आपकी आय भी जो होता है राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। आप किस वर्ग से आते हैं ये भी जो होता है, आपका पेशा जो हो क्या है इसको भी जो होता है आर्थिक सुरक्षा। ठीक है, ये राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावित करती हैं। वंचित वर्ग की प्राथमिकताएं अलग हो जाती हैं। जो वंचित वर्ग होती है उनकी प्राथमिकताएं क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट में हम विचार करेंगे संस्कृति एवं जात धर्म। संस्कृति जात एवं धर्म, पारिवारिक मूल्य, धार्मिक विश्वास, जातिगत पहचान राजनीतिक झुकाव को तय करते हैं। क्या पारिवारिक मूल्य क्या है, धार्मिक विश्वास आपका क्या है, जातिगत पहचान क्या है, ये राजनीतिक झुकाव आपके तय करते हैं। भारत में पहचान आधारित राजनीति का उदाहरण मिलता है। ठीक है, भारत में जो होता है पहचान आधारित राजनीति का उदाहरण मिलता है। आगे देखेंगे पॉइंट में विचार करेंगे राजनीतिक दल एवं नेतृत्व में। दलों की विचारधारा, घोषणा पत्र नेताओं की व्यक्तित्व मनोवृत्ति निर्माण में भूमिका निभाती है। दलों की जो विचारधारा है, घोषणा पत्र है, नेताओं का व्यक्तित्व है, ये मनोवृत्ति के निर्माण में क्या करती है, भूमिका निभाती है। मीडिया और सोशल मीडिया, ये तो आप जानते हैं मनोवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। समाचार विचार प्रचार जनमत निर्माण में प्रभावी है। सोशल मीडिया तुरंत एवं भावनात्मक प्रभाव डालती है। ठीक है, जैसे बांग्लादेश को लेकर के अभी बहुत सारे आंदोलन हुए, दीपों को वहाँ जला दिया गया, धीरे धीरे जो होता है सोशल मीडिया में फैल गया। और भारत में जो होता है हर यूट्यूब पे जब ये फैला तो भारत में कल आप देखेंगे बांग्लादेश के जो राजनीतिक थे उनके खिलाफ जो होता है दिल्ली में बहुत सारे लोग कलेक्ट होकर इकट्ठे होकर जो होता है नारा बांग्लादेश के खिलाफ लगाए वहाँ पर राजदूत के पास। तो जैसा कुछ तैसा वहाँ पर लगा तो वहाँ पर भी देखा जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे ऐतिहासिक अनुभव एवं घटनाएं। पहला ऐतिहासिक अनुभव एवं घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, आपातकाल, आर्थिक सुधार जैसी घटनाएं सामूहिक मनोवृत्ति को प्रभावित करती हैं। स्वतंत्रता आंदोलन, आपातकाल, आर्थिक सुधार, ये घटनाएं जो होती है मनोवृत्ति को क्या करती है, प्रभावित करती हैं। सरकारी नीतियां एवं प्रशासनिक अनुभव, योजनाओं का लाभ या विफलता जनता की राजनीतिक सोच को बदल सकती है। सरकारी नीतियां प्रशासनिक अनुभव क्या होता है, योजनाओं का लाभ जो होता है विफलता की जनता की राजनीतिक सोच को भी क्या करती है, बदल सकती है। तो ये आपका इतने आंसर हैं जो आपको समझ में आना चाहिए कि राजनीतिक मनोवृत्ति जो होता है क्या है, इससे प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। राजनीतिक मनोवृत्ति आप बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, कोई कठिन नहीं आंसर है, एकदम सिंपल सा आंसर है। ठीक है, निष्कर्ष में जो आपने लिखा है उसी का जो होता है उसके कुछ विचार बताइए अलग, उसकी गुणवत्ता को बताइए। राजनीतिक मनोवृत्ति बहुआयामी और गतिशील होती है। निष्कर्ष में जो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारकों के समन्वय को निर्मित होती है। लोकतांत्रिक गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि नागरिकों की राजनीतिक मनोवृत्ति कितनी जागरूक तर्कसंगत और मूल्य आधारित है। ठीक है, नागरिकों की राजनीतिक
मनोवृत्ति कितनी जागरूक, तर्कसंगत और मूल्य आधारित होती है। ये आपका निष्कर्ष में लिखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में जो होता है विचार करिए। क्या किसी व्यक्ति की आवृत्ति में परिवर्तन किया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? अब आंसर बताइए। अब इसका कह रहा, क्या किसी व्यक्ति की आवृत्ति में परिवर्तन किया जा सकता है? अगर परिवर्तन किया जा सकता है, यदि हाँ तो कैसे किया जा सकता है? इस पर जो होता आंसर आपको लिखना है, विचार करिए। ठीक है, चलिए पहले इसका इंट्रोडक्शन आप देखते हैं। अभिवृत्ति व्यक्ति की किसी वस्तु, विचार, व्यक्ति या स्थिति के प्रति अस्थायी मानसिक प्रवृत्ति होती है। समझ गए? ये सोच, भावना, व्यवहार को समन्वय होता है। सोच की आपकी, आपके अंदर भावना की, आपके अंदर व्यवहार के, ये समन्वय मतलब, ठीक है, समझ रहे हो ना, होता है। यद्यपि अभिवृत्तियां अपेक्षाकृत अस्थायी होती हैं, फिर भी पूर्णतः अपरिवर्तन नहीं होती हैं। उपयुक्त परिस्थितियों और तकनीकों के द्वारा उनमें परिवर्तन संभव है। क्या आवृत्ति परिवर्तन में संभव है? इस पर हम बताते हैं। अगर यह प्रश्न है तो हम कहते हैं हाँ, संभव है। किसी व्यक्ति की आवृत्ति में परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि आवृत्ति का निर्माण सीखने, अनुभव, सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। जैसे जैसे अनुभव और सूचना बदलते हैं, वैसे वैसे आवृत्ति भी परिवर्तन हो सकती है। वैसे वैसे आवृत्ति भी क्या हो सकती है? परिवर्तन हो सकती है। आवृत्ति परिवर्तन के प्रमुख तरीके क्या क्या हैं? पहला, परिवर्तन कैसे करेंगे? ऊपर हमने अभी बताया है, बहुत सारे पॉइंट इसमें डाल सकते हैं कि आवृत्ति में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। शिक्षा और सूचना के माध्यम से। पहला पॉइंट हमने लिखा, शिक्षा और सूचना के माध्यम से। तर्क संकेत जानकारी और तथ्यों की गलत धारणाएं बदल सकती हैं। उदाहरण, वैज्ञानिक जानकारी से अंधविश्वास में कमी आ सकती है। दूसरा, अनुभव और प्रत्यक्ष संपर्क से। व्यक्तिगत अनुभव गहरे स्तर पर अभिवृत्ति को बदलते हैं, जैसे सामाजिक सेवा से संवेदनशीलता का विकास। ठीक है, प्रेरणा और भावनात्मक अपील। भावनाओं को स्पर्श करने वाले संदेश प्रभावी होते हैं, जैसे जनहित अभियानों में भय और करुणा का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक प्रभाव और अनुकरण की बात करें, परिवार, मित्र, प्रतिष्ठित व्यक्तियों का प्रभाव होता है, जैसे आदर्श व्यक्तियों का अनुसरण करना। ठीक है, प्रोत्साहन एवं दंड के द्वारा भी। पुरस्कार या दंड से व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो धीरे धीरे आवृत्ति को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। अगर व्यक्ति को पुरस्कार मिलता रहे तब बदल जाएगा, या तो उसको दंड के द्वारा धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हो जाएगा और क्या होगा? आवृत्ति उसकी बदल सकती है। संज्ञानात्मक असंगति से। विचार और व्यवहार में विरोधाभास से व्यक्ति की आवृत्ति बदलने को विवश होता है। अगर आप एक अच्छे व्यक्ति के साथ आपका संवाद हो रहा है, संवाद और खुली सहभागिता से आप देखेंगे, खुली चर्चा, संवाद या भागीदारी के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होता है। आपकी आवृत्ति कितनी भी गंदी, अगर आप एक अच्छे व्यक्ति के पास बैठे, जैसे कोई भी व्यक्ति, एक आईएएस की मीटिंग हो रही है या आईएएस की ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है देश को आगे ले जाने की, वो रोज रोज वहाँ पर जाके बैठेगा तो फिर क्या होगा? हो जाएगा। इस पे लिख सकते हैं व्यवहार संगत में। तो जैसे जैसे व्यवहार संगत होती है इंसान को, वैसे वैसे उसका व्यवहार भी बदल जाता है। ठीक है, जैसा आपका हमने पहले बताया कि माता पिता के बाद एजुकेशन पे, फिर उसके बाद समाज पर प्रभाव पड़ता है, सामाजिक द्वारा प्रभाव पड़ता है। आप किस समाज में रहते हैं उसी में आप ढल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब क्या इस प्रश्न को एक बार आप लिख लें और पढ़ लीजिए, मुझे आप बताइएगा, कमेंट में आप लोग बताइएगा, क्या इसमें आपको कोई शब्द है कि जिसे आप लिख नहीं सकते हैं, या इस प्रश्न को आप समझने में कोई कठिनाई है? तभी बताइए कि आप समझने में कठिनाई है। मैं आपको जो होता है एग्जाम से पहले दिसंबर में कोशिश करूंगा 300-400 प्रश्नों को आवृत्ति से दोहरा दूँ आपका, एक भी गलत ना हो, एक भी जो होता, सारे प्रश्न आपके दिमाग में बार बार शब्दों का स्टेप होगा, आप ऑटोमेटिक जो होता लिखना आंसर सही हो जाएगा आपका।
निष्कर्ष में क्या लिखना होगा ये तो आप लिख ही सकते हैं। आवृत्ति परिवर्तन संभव है, पर यह एक क्रमिक और जटिल प्रक्रिया है। बलपूर्वक परिवर्तन अल्पकालिक हो सकता है। बलपूर्वक अगर कोई परिवर्तन किसी का बदलाव करेंगे तो थोड़े समय के बाद वो बदल जाएगा, जबकि शिक्षा, अनुभव और संवाद आधारित परिवर्तन अस्थायी होता है। ठीक है, अगर अंतरात्मा से अगर बदल रहा है, अपने अंदर से पूरा बदल रहा तो वो अस्थायी हो जाएगा। लेकिन ऊपर से बदल गया, आप बलपूर्वक करके बदल दिए उसको तो बदल गया, लेकिन जो होता है फिर जो होता है अल्पकालिक, थोड़े समय के लिए बदलेगा फिर वैसा हो जाएगा। प्रशासन, शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में आवृत्ति परिवर्तन की रणनीतियाँ अत्यंत क्या होती है, महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, प्रशासन, शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में आवृत्ति परिवर्तन की रणनीतियाँ क्या होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये हो गया आपका आंसर। आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर 7 देखिए, पूर्वाग्रह एवं भेदभाव अंतर बताइए। पूर्वाग्रह एवं भेदभाव दोनों साथ साथ प्रदर्शित होते हैं। पूर्वाग्रह और भेदभाव, आप भेदभाव को समझते हैं? भेदभाव क्या है? पूर्वाग्रह का 5 रूपों में एक रूप भेदभाव है। पूर्वाग्रह के जो होते हैं 5 रूप होते हैं, उन 5 रूपों में जो होता है एक जो होता है, उन्हीं रूपों में एक भेदभाव है। तो पूर्वाग्रह भेदभाव में अंतर बताने के लिए क्या 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 पूर्वाग्रह भेदभाव दोनों साथ साथ प्रदर्शित होते हैं? अरे भैया, ये 5 पूर्वाग्रह के 5 हैं, 5 पूर्वाग्रहों में एक पूर्वाग्रह भेदभाव भी उसी का एक पार्ट होता है। अब हम इस पे आंसर पे लिखते हैं। पूर्वाग्रह भेदभाव, अर्थ, अंतर और पारस्परिक संबंध। भूमिका में लिखेंगे, समाज में व्यक्ति के विचार, व्यवहार कई बार तर्क के वजह जो होता है धारणाओं और भावनाओं से संचालित होते हैं। पूर्वाग्रह भेदभाव ऐसी ही 2 अवधारणाएं हैं जो सामाजिक असमानता और अन्याय को जन्म देती हैं। यद्यपि दोनों आपस में जुड़े हैं, फिर भी इसमें अस्पष्ट अंतर होता है। ठीक है, फिर भी जो होता है इनमें अस्पष्ट अंतर है। क्या अंतर है? पूर्वाग्रह अर्थ क्या होता है? पूर्वाग्रह का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या समूह के प्रति पूर्व निर्मित धारणा या भावना जो बिना पर्याप्त ज्ञान या अनुभव से बन जाती है। ठीक है, पूर्वाग्रह का अर्थ क्या था? किसी व्यक्ति के अंदर या समूह के प्रति जो होता है पूर्व निर्मित, पहले से निर्मित धारणा है या भावना जो बिना पर्याप्त ज्ञान और अनुभव के जो होता बन जाती है आपके अंदर। ठीक है, उसे पूर्वाग्रह। यह मुख्यतः मानसिक और भावनात्मक अवस्था होती है। ये सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकती है भावनाएं। यह प्रायः नकारात्मक ही भावनाएं इंसान के अंदर बनती है। उदाहरण, किसी जात या समुदाय के प्रति नकारात्मक सोच, किसी जात या समुदाय के प्रति नकारात्मक सोच। ठीक है, अगर आप कोई छोटी जातियाँ बड़ी जातियाँ तो उसके प्रति जो होता है कोई इसमें पूर्वाग्रह जो होता है इनके अंदर पहले से होगा कि ये फला जातियाँ जो होती है ये निम्न कास्ट की होती हैं, उच्च कास्ट की होती हैं, तो इनके दिमाग में पहले से हो जाता है। जबकि ये नकारात्मक भी सोच हो सकती है और सकारात्मक भी सोच हो सकती है। ठीक है, दोनों हो सकती हैं। भेदभाव क्या होता है? भेदभाव का अर्थ क्या होता है? भेदभाव वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति समूह के साथ व्यवहार में असमानता की जाती है। भेदभाव क्या होता है? कोई व्यक्ति हो, सिंपल सी बात, कोई समाज हो, कोई जात हो, किसी भी धर्म के हो, उसमें अगर हम जो होता क्या करें, असमानता के व्यवहार में उनके क्या असमानता हो की जाती है, तो वही तो भेदभाव कर रहे हैं आप। सबको समान है। जैसे अभी एक लेखपाल की वैकेंसी आई जिसमें जो होता है ओबीसी को 27% आरक्षण जो होता है देने की जगह जो होता है 741 पदों को घटा दिया जाए, क्या जनरल में डाल दिया क्या? यहाँ पर भी भेदभाव होने लगा। तो बहुत सारे चीज़ें एग्जाम्पल में दे सकते हैं। ठीक है, केवल उनकी जात, धर्म और लिंग भाषा के आधार पर व्यवहारिक और क्रियात्मक दोनों होता है। उदाहरण में किसी समुदाय को नौकरी और सुविधा से वंचित करना, जैसे हमने अभी बताया लेखपाल की भर्ती में। ठीक है, भेदभाव क्या कहते हैं यहाँ पर दे सकते हैं। पूर्वाग्रह और भेदभाव में कुछ प्रमुख अंतर हैं, मैं 2-4 अंतर बता दे रहा हूँ आपको। पूर्वाग्रह एक मनोवृत्ति है, जबकि भेदभाव पूर्वाग्रह की व्यवहारिक अभिव्यक्ति होती है। पूर्वाग्रह की व्यवहारिक अभिव्यक्ति होती है। पूर्वाग्रह के कारण भेदभाव हो सकता है, जबकि भेदभाव के लिए पूर्वाग्रह होना जरूरी नहीं होता। अर्थात पूर्वाग्रह के बिना भी भेदभाव हो सकता है। भेदभाव में
ठीक है, पूर्वाग्रह होना जरूरी नहीं है, बिना पूर्वाग्रह के भेदभाव हो सकता है। पूर्वाग्रह के कारण दूसरों के प्रति हमारा नजरिया बदल सकता है, जबकि पूर्वाग्रह से जो होता है भेदभाव का प्रदर्शन हो सकता है, जबकि पूर्वाग्रह से जो होता है भेदभाव का प्रदर्शन हो सकता है। पूर्वाग्रह की 5 क्रियाएं होती हैं, जबकि विभेद पूर्वाग्रह की 5 में से एक क्रिया होती है, 5 क्रियाओं में से एक है। ठीक है, तो ये पूर्वाग्रह भेदभाव में अंतर हो गया। अब चलेंगे हम लोग, प्रश्न में क्या था, क्या पूर्वाग्रह भेदभाव साथ साथ प्रदर्शित होते हैं? हमने कहा आवश्यक नहीं है, पर हाँ, पर प्रायः हाँ। आवश्यक नहीं है, पूर्वाग्रह और भेदभाव एक साथ प्रदर्शित हो सकते हैं, ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ हो भी सकते हैं, इसमें आपको आंसर कह। जैसे कई बार व्यक्ति जो था अपने मन में पूर्वाग्रह होता है, लेकिन सामाजिक और कानूनी और नैतिक कारणों से भेदभाव नहीं करते। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं अंदर हीनता की भावना रखते हैं, लेकिन जब वो समाज की बात आती है, यहाँ पर होता है, जैसे अभी आपको जो होता है जय श्री राम के बीच में भीड़ लगी, तो वहाँ पर अंदर ही है कि फला ये जात का है, निम्न कास्ट का है, ये इसके साथ समाज के साथ भेदभाव है। लेकिन जो होता फिर इसके बाद जो होता जहाँ गुरुता की बात हो गई, संप्रदाय की बात हो गई, हिंदू मुस्लिम को, वहाँ भेदभाव सारे समाप्त हो जाते हैं। भेदभाव कई बार ऐसा होता है कि मन में पूर्वाग्रह होता है, लेकिन सामाजिक कानूनी नैतिक कारणों से भेदभाव नहीं करते। वही कुछ स्थितियों में व्यक्ति बिना व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के संस्थागत और संरचनात्मक भेदभाव का हिस्सा बन सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैं एग्जाम्पल देता हूँ। कोई अधिकारी व्यक्तिगत रूप से निष्पक्ष हो, पर दोषपूर्ण नीति के कारण भेदभाव हो जाएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति के मन में जातिगत पूर्वाग्रह हो, पर कानून के भय से वह भेदभाव करने से व्यवहार ना करे, कानून से भय से वह भेदभाव व्यवहार ना करे। ठीक है, भाई कानून का दबाव हो, मान लीजिए हमने अभी बताया ओबीसी को आरक्षण के लिए की बात हुई, सरकार के मन में जो गवर्नमेंट थी, मतलब आयोग था, आयोग के मन में क्या था कि 741 पद काट करके यूआर में रखे गए, जनरल कैटेगरी में रखा गया, माइग्रेशन भी ना हो, ओबीसी वाले ओबीसी में पास हो, माइग्रेशन यूआर वाले यूआर में पास हो, तब यहाँ पर मामला थोड़ी सी गंभीर हो जाता था। तो 741 पदे जो होते हैं यहाँ पर कैसे हटेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर ये देखा गया था। आगे देखेंगे निष्कर्ष में, आप सुस्पष्ट है, निष्कर्ष आप लिख ही लेंगे जब इतनी चीज़ें पढ़ ली, एक बार कॉपी पे आपने लिखिएगा। एक चीज़ है कि पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब तक कॉपी पे नहीं लिखेंगे तब तक आप कैसे लिखेंगे? पूर्वाग्रह भेदभाव एक दूसरे से जुड़े हैं, पर सामान्य नहीं। पूर्वाग्रह का विचार का स्तर है, जबकि भेदभाव व्यवहार का स्तर है। न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज के लिए आवश्यक है न केवल भेदभाव को रोका जाए, बल्कि शिक्षा संवेदनशील के माध्यम से पूर्वाग्रह को भी समाप्त किया जाए। ठीक है, ये निष्कर्ष होना चाहिए। प्रश्न समझ में आ गया? ठीक है, अगले प्रश्न पे ध्यान से देखेंगे। आवृत्ति निर्माण में अनुवांशिकी कारक भी प्रभावित होते हैं, स्पष्ट कीजिए। कहता अभिवृत्ति के निर्माण में जो होता है अनुवांशिकी कारक भी प्रभावित होते हैं, स्पष्ट कीजिए। क्या सही है कि गलत है? सही है। अभी हमने बताया कि शिक्षा का प्रभाव पड़ता है, समाज का प्रभाव पड़ता है, माता पिता का प्रभाव पड़ता है, जहाँ रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। ये सारे अनुवांशिकी को आवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। जो अनुवांशिकी का आवृत्ति पर कैसे प्रभाव पड़ता है, ये पड़ता है स्वभाव का। यहाँ आप पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आप कभी नहीं भूलेंगे। एकदम सिंपल भाषा में मैं पढ़ा रहा हूँ, इस जो होता है आप एक बार इसको ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको जो होता कभी नहीं भूल पाएंगे। आवृत्ति निर्माण में अनुवांशिकी कारकों पर प्रभाव पड़ता है। पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए कि आवृत्ति एटीट्यूड किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, व्यक्ति स्थिति के प्रति मानसिक प्रवृत्ति, सोच, भावना, व्यवहार का समन्वय होता है। ये चीज़ें हमने ऊपर लिखा है, इतनी याद होना चाहिए। समानतः आवृत्ति को सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक कारकों से निर्मित माना जाता है, परंतु आधुनिक मनोविज्ञान ये स्वीकार करता है कि अनुवांशिकी जो जेनेटिक्स होते हैं, जेनेटिक्स भी आवृत्ति निर्माण में अप्रत्यक्ष किंतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो अनुवांशिकी होती है, ये अनुवांशिकी अर्थात जो जेनेटिक होते हैं, ये भी आवृत्ति निर्माण में जो था अप्रत्यक्ष है, किंतु जो था महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते हैं। देखेंगे अनुवांशिकी आवृत्ति पर प्रभाव देखेंगे, अनुवांशिकी आवृत्ति पर प्रभाव देखेंगे। स्वभाव,
ठीक है। स्वभाव का प्रभाव, जन्मजात स्वभाव जैसे शांत, आक्रामक, आशावादी, भयभीत होना आनुवंशिकी हो सकता है। जन्मजात स्वभाव में क्या, जैसे शांत होना, आक्रामक होना, आशावादी होना, भयभीत होना, ये आनुवंशिकी हो सकता है। यही स्वभाव आगे चलकर विभिन्न विषयों के प्रति आवृत्तियों को जो था प्रभावित करता है। दूसरा, भावनात्मक प्रतिक्रिया की तीव्रता। कुछ व्यक्ति स्वभावतः अधिक संवेदनशील और भावनात्मक होते हैं, बचपन से ही होते हैं। बहुत सारे बच्चों में देखेंगे जो था संवेदनशील होते हैं, लेकिन जो था वो थोड़ी थोड़ी भावनाओं में बह जाते हैं, भावनात्मक होते हैं। इससे उनके दृष्टिकोण और पसंद नापसंद का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है, इससे क्या होता है, उनके दृष्टिकोण और पसंद नापसंद का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अगला देखेंगे चौथा, व्यक्तिगत लक्षण, पर्सनालिटी ट्रेट्स जो होता है। जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है ये क्या है, व्यक्तिगत लक्षण, आत्मविश्वास, बहिर्मुखता, ठीक है, न्यूरोटिज्म जैसे गुणों से आनुवंशिकी तत्व पाए जाते हैं। इन गुणों में आनुवंशिकी तत्व पाए जाते हैं, आत्मविश्वास, बहिर्मुखता, इन गुणों में क्या पाए जाते हैं, आनुवंशिकी तत्व पाए जाते हैं। ये गुण सामाजिक मुद्दों, जोखिम, नेतृत्व आदि के प्रति अभिवृत्ति को आकार देते हैं। याद रखिए, व्यक्तिगत लक्षण पर्सनालिटी ट्रेट्स में। बुद्धि और संज्ञानात्मक क्षमता की बात करें, सीखने की क्षमता, तर्कशीलता में भी आनुवंशिकी स्वप्रभाव होता है। जो सीखने की क्षमता होती है या तर्कशीलता जो होती है, ये भी जो होता है माता पिता से आता है, अतः आनुवंशिकी लक्षण आपके प्रभाव दिखाई देते हैं। यह राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक आवृत्तियों के विकास को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, बुद्धि और संज्ञानात्मक लक्षण। जुड़वा बच्चों का अध्ययन देखा जाए, एकांगी जुड़वा बच्चों पर किए गए शोध से बताते हैं कि अलग वातावरण में पलने से बावजूद कुछ आवृत्तियां समानता पाई जाती हैं। जुड़वा बच्चे हैं, एक जो था अलग वातावरण में है, एक दूसरे वातावरण में, फिर भी ये देखा गया कि कुछ ना कुछ जो था उनके बीच जो होता है समानताएं पाई जाती हैं। तो कहाँ से वो समानताएं कौन हो सकती हैं, जो उनके बीच में भी अभी अलग अलग वातावरण में पलने के बाद भी जो होता है समानताएं कुछ बनी है, तो कहाँ से, वो जेनेटिक्स ही होंगी ना। कुछ समानताएं क्या आएंगी, जेनेटिक्स होंगी। तो ये आनुवंशिकी प्रभाव पड़ता है, अर्थात यही आनुवंशिकी प्रभाव की पुष्टि करता है। ठीक है, चलिए सीमाएं और संतुलन के दृष्टिकोण में आप देख लीजिए थोड़ा सा इसमें। सीमाएं और संतुलन के दृष्टिकोण, आनुवंशिकी आवृत्ति को निर्धारित नहीं करती है, ये केवल प्रवृत्ति प्रदान करती है। सामाजिक अनुभव, शिक्षा, सांस्कृतिक मीडिया अंतिम रूप से आवृत्ति को आकार देते हैं। ठीक है, जो आनुवंशिकी होती है वो आवृत्ति को निर्धारित नहीं करती, केवल प्रवृत्ति को प्रदान करती है, जबकि जो होता है अनुभव, शिक्षा, संस्कृति, मीडिया अंतिम रूप से आवृत्ति को जो होता आकार देते हैं, अंतिम रूप से जो होता आकार देते हैं। तो आप समझ गए होंगे आवृत्ति का आनुवंशिकी पर क्या प्रभाव होगा। नोट्स बनाइए, एक बार पढ़िए, ठीक है, मेंस में बैठिए। अभी मेंस पर ही जो होता है जनवरी तक पूरा फोकस लगाए रहिए। जिन बच्चों का प्रीलिम्स नहीं हो पाया है वो बच्चे अभी मेंस पर जनवरी तक पूरा कंप्लीट फोकस लगाए रहेंगे। फरवरी तक मैं कहता हूँ लगाइए, जून में उनका पेपर होगा। तो अप्रैल, मई, जून 4 महीने जो होता है प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए बहुत पर्याप्त होता है। लेकिन पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए तो भाई 5 महीने तो लगेगा, 5 से 6 महीने, लेकिन पीसीएस के लिए क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रीलिम्स पर ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, मेंस पर जोर दीजिए। जब चारों पेपर मेंस का पढ़ेंगे, 6 पेपर होते हैं मेंस में, 6 पेपर जब आप पढ़ेंगे तो आपका 70% तैयार जो होता है प्रीलिम्स का ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, अभी आवृत्ति से नहीं, क्वेश्चन पेपर नंबर 4 से क्वेश्चन तो नहीं तैयार होगा, लेकिन जो होता है पेपर नंबर 1, 2, 3 और 5 और 6, ठीक है, ये 5वां और चौथा पेपर, छठा पेपर जब पढ़ेंगे आप, तो आप 5 पेपर जो होता है, इस पेपर को छोड़ाकर 5 पेपर ज्यों पढ़ेंगे, आप प्रीलिम्स बहुत मजबूती से तैयार होगा मेंस तैयारी करेंगे तो। ठीक है, इसलिए आपको कहते हैं कि मेंस पे फोकस करिए, प्रीलिम्स पर भी नहीं। निष्कर्ष में देखेंगे, आवृत्ति निर्माण एक बहु कारकी प्रक्रिया है जिसमें आनुवंशिकी आधार भूमि प्रदान करती है, जबकि सामाजिक वातावरण उसे दिशा देता है। ठीक है, अतः यह कहना उचित है कि आनुवंशिकी आवृत्ति निर्माण में सहायक कारक है और निर्णायक नहीं है। ठीक है, आनुवंशिकी आवृत्ति निर्माण में सहायक कारक है और जो तो निर्णायक नहीं है, ये आपका निष्कर्ष हो जाएगा।
हो गया। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं इसी चैप्टर से लेकर चल रहा हूं। अभिवृत्ति को परिभाषित करते हुए उनकी समान विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर पूरे समझ में आ जाना चाहिए एटीट्यूड को। अभिवृत्ति को जो होता परिभाषित करते हुए उनकी समान विशेषताओं पर जो होता उल्लेख कीजिए। एटीट्यूड के बारे में सामाजिक मनोविज्ञान की एक मूलभूत अवधारणा है जो व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार को दिशा प्रदान करता है, वही तो अभिवृत्ति कहलाता है। अभिवृत्ति की परिभाषा हम लिखेंगे। अभिवृत्ति से आशय किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु, व्यक्ति, समूह, विचार और परिस्थिति के प्रति अपेक्षाकृत अस्थायी मानसिक प्रवृत्ति से है। किसकी वजह? किसी भी व्यक्ति की, किसी वस्तु, व्यक्ति, समूह, विचार या परिस्थिति के प्रति अपेक्षाकृत अस्थायी मानसिक प्रवृत्ति से, जिसके आधार पर वह अनुकूल और प्रतिकूल प्रतिक्रिया करता है। जिसके आधार पर वह अनुकूल और प्रतिकूल प्रतिक्रिया करता है। एग्जाम्पल भी लिखेंगे। आलपोर्ट के अनुसार आवृत्ति मानव द्वारा संगठित मानसिक तंत्र की तत्परता की अवस्था है जो व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं की दिशा प्रदान करती है। आवृत्ति की समान विशेषताएं हैं। पहला, मानसिक और आंतरिक अवस्था। आवृत्ति प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती बल्कि व्यवहार, कथनों और प्रतिक्रियाओं से अनुमानित की जाती है। जो आपकी अभिवृत्ति है वो तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन वह व्यवहार, आपके कथन क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं, अनुमानित की जाती है। अपेक्षाकृत अस्थायी होती है। आवृत्ति तुरंत नहीं बदली जा सकती, अभी आपने पढ़ा है, किंतु शिक्षा, अनुभव, प्रचार और सामाजिक प्रभाव से इनमें परिवर्तन संभव हो सकता है। ठीक है। अनुकूल और प्रतिकूल प्रकृति होती है। आवृत्ति सकारात्मक है, अनुकूल होगी, नकारात्मक है तो प्रतिकूल होगी, और तटस्थ भी हो सकती है, याद रखिएगा। व्यवहार को दिशा प्रदान करती है। व्यक्ति को व्यवहार काफ़ी हद तक उसकी आवृत्तियों को ही प्रभावित होता है। अनुभव और सामाजिकरण में निर्मित होती है। आवृत्ति जन्मजात नहीं होती है, ठीक है, ये बल्कि परिवार, समाज, शिक्षा, संस्कृति और व्यक्ति के अनुभव से ही विकसित होती है। जो आपकी अभिवृत्ति होती है वो जन्मजात नहीं होती है, बल्कि क्या है, परिवार में, समाज में शिक्षा कैसी है, आपकी संस्कृति कैसी है, व्यक्तिगत अनुभव कैसा है, इसी से जो होता है विकसित होती है। ठीक है। छठा है, लक्ष्य और विषय केंद्रित होती है। प्रत्येक आवृत्ति किसी विशेष वस्तु, विचार, ठीक है, व्यक्ति या परिस्थिति से संबंधित होती है। ठीक है। त्रिघटक संरचना। आवृत्ति के 3 घटक होते हैं। पहला है ज्ञानात्मक, विचार एवं विश्वास। दूसरा है भावात्मक, अफेक्टिव। ठीक है। भावात्मक में लिखेंगे भावना और संवेदना। व्यवहारात्मक, बिहेवियर, क्रिया और प्रतिक्रिया प्रवृत्ति। ठीक है। व्यवहारात्मक जो होता है इसमें क्रिया और प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति कैसी है इसमें देखेंगे। तो आवृत्ति के 3 घटक होते हैं। ठीक है। प्रश्न को नोट्स करते रहिए। एक बार जो होता वीडियो को जो होता है रोक करके नोट्स बनाइए आप, और अच्छा से नोट्स बना करके जो होता है आप तैयार करिए। हर प्रश्न को प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए, फिर देखिए आपको कैसे प्रश्न नहीं आता। जितना आप लिखेंगे उतना ही जो होता है आपका मेहनत सफल रंग लाएगी। आगे देखेंगे। मापन योग्य। आवृत्तियों का मापना विभिन्न वैज्ञानिकों को मापनी जैसे लाइकोट स्केल, थर्स्टोन स्केल आदि से किया जा सकता है। निष्कर्ष में लिखेंगे। आवृत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व, निर्णय प्रक्रिया, सामाजिक व्यवहार को समझने की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। सामाजिक, राजनीतिक और व्यवहारात्मक विश्लेषण में जो होता है इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। ये आपके निष्कर्ष होगा। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नैतिक, ये थोड़ा एक काट दीजिएगा। नैतिक आवृत्ति का अर्थ क्या है? ठीक है, ये लिखा गया है पर काट दीजिएगा। नैतिक आवृत्ति का क्या अर्थ है?
इस पर सोशल मीडिया के प्रभाव की विवेचना की थी। नैतिक अभिवृत्ति का क्या अर्थ है, नैतिक अभिवृत्ति क्या है, इसका आशय क्या है। देखिए, आशय व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति से, नैतिक अभिवृत्ति का आशय क्या होता है, व्यक्ति की उसकी मानसिक प्रवृत्ति से होता है, ठीक है, जिसके आधार पर सही गलत, न्याय अन्याय, कर्तव्य अकर्तव्य, नैतिक मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करता है। यह अभिवृत्ति व्यक्ति के आचरण, निर्णय प्रक्रिया, सामाजिक व्यवहार को नैतिक दिशा प्रदान करती है। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, करुणा, उत्तरदायित्व, सहिष्णुता आदि नैतिक अभिवृत्ति के प्रमुख घटक होते हैं, ठीक है, प्रमुख घटक हैं, ठीक है। आवृत्ति के प्रमुख घटक कौन है, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, करुणा, उत्तरदायित्व, सहिष्णुता आदि नैतिक आवृत्ति के क्या होते हैं, ये घटक होते हैं, नैतिक आवृत्ति के घटक होते हैं। उसने कहा कि सोशल मीडिया पर जो होता है, सोशल मीडिया के प्रभाव की विवेचना कीजिए कि नैतिक घटक पर सोशल मीडिया का प्रभाव कैसे है। तो नैतिक आवृत्ति पर जो होता सोशल मीडिया का प्रभाव दो रूपों में देखा जा सकता है, एक तो सकारात्मक देखा जा सकता है, दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक प्रभाव में क्या है, नैतिक जागरूकता का विस्तार, सामाजिक मुद्दों जैसे भ्रष्टाचार, लैंगिक समानता, मानवाधिकार पर तुरंत जानकारी में नैतिक चेतना बढ़ती है। दूसरा, सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन, सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन, राहत अभियानों, रक्तदान, पर्यावरण संरक्षण जैसे अभियानों में जो होता भागीदारी बढ़ती है। लोकतांत्रिक मूल्यों का सशक्तिकरण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर जो होता बल मिलता है। नैतिक आदर्शों पर प्रसार, नैतिक शिक्षा पर नए मंच, ठीक है, ये मैं आपको हेडिंग बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा क्योंकि क्लास मेरा समाप्त है, ऑफलाइन क्लास मुझे लेना है, इसलिए मुझे इस प्रश्न का आंसर मैं थोड़ा स्पीड में बताऊंगा। नकारात्मक प्रभाव में लिखेंगे गलत सूचना और नैतिक भ्रम, ये आप लिख लीजिएगा। नैतिक सापेक्षवाद, घृणा भाषण और ध्रुवीकरण, निजता और गरिमा का क्षरण, तात्कालिकता का दबाव, ये जो था नकारात्मक सोच होते हैं। इनके बारे में आप स्क्रीनशॉट मार करके लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है, चाहे तो वीडियो को जो होता है कुछ कर लीजिएगा। समग्र मूल्यांकन में जो होता है, ये आप समग्र मूल्यांकन का मतलब निष्कर्ष की भी लिख लेंगे। सोशल मीडिया नैतिक अभिवृत्ति को सशक्त भी कर सकता है, विकृति भी है, यह उसके उपयोग, कंटेंट, गुणवत्ता और डिजिटल साक्षरता पर निर्भर करती है। संतुलित नियमन, फैक्ट चेकिंग, नैतिक शिक्षा, जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता के माध्यम से सोशल मीडिया को नैतिक मूल्यों को समझने में प्रभावी साधन बनाया जा सकता है, ठीक है। ये आज का प्रश्न जो होता पेपर नंबर 4, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से इसे समझ गए होंगे। मेरे द्वारा बताए गए सारे प्रश्न जो होता आपको समझ में आएगा। मैं एकदम सिंपल भाषा में पढ़ाता हूँ, सिंपल तरीके से पढ़ाता हूँ। पेपर 5 पेपर 6 जो होता मैंने 135 प्रश्नों को हल किया, आप उसे जा करके जो होता उसका भी आंसर लिखना जान जाइएंगे, ठीक है। ये जो होता पेपर 4 का है, ठीक है। मैं और भी इससे बेटर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जो होता है बस आप जो होता है मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और पूरा वीडियो जो होता आप अपनी कॉपी पर उतार लीजिए, नोट्स उतार लीजिए, तैयार करिए। मैं जो होता फिर आपको जो होता 3 बजे 2 बजे के बाद फिर आपसे मैं एक बार मुलाकात करूंगा, पेपर नंबर 2 को लेकर के चर्चा करूंगा, ठीक है। पेपर नंबर 2 के लेकर के चर्चा करूंगा, ठीक है। थैंक यू।